नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2014 सीसेट प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 की। इसके लिए हम सीसेट का 2014 का पेपर देखेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे, अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्व्यक्तिक एवं संचार कौशल। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट असर्शन इज इंटरपर्सनल बिहेवियर इज मोस्टली पुश्ड बाय इंटरनल नीड्स। अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। रीज़न आर पीपल पुल बिहेवियर्स फ्रॉम ईच अदर टू। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो ये असर्शन रीज़न हो गया है। इसमें आंसर ए सही है, जिसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन से। तो यही बताया गया है यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, स्पष्टीकरण देता है। किसी व्यक्ति या समूह के अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जिसके तहत सभी लोग एक दूसरे से भी व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर। निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है। आई कांटेक्ट यानी चाक्षुष संपर्क है। तो चाक्षुष संपर्क, आई कांटेक्ट इसका उदाहरण है। चाक्षुष संपर्क, आई कांटेक्ट एक प्रकार का अवाचिक संप्रेषण है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक संप्रेषण की आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर अर्थात यह सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस से अलग है। इस प्रकार के संप्रेषण को छोड़कर अन्य सभी वाचिक संप्रेषण के भाग हैं जो बाकी के ऑप्शन थे। इस संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आँख और चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा के प्रयोग से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। तो वाचिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन के भाग देख सकते हैं। येलिंग, चिल्लाना, लोग चिल्लाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। मम्बलिंग, बुदबुदाना, बुदबुदाते हैं, मन ही मन कुछ बोलने लगते हैं, मुंह मुंह से कुछ बोलने लगते हैं। जार्गन, शब्द जाल होता है, शब्द जाल में लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वाचिक संप्रेषण के उदाहरण हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। तीसरा है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स टू। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूटलेखन से तात्पर्य है कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूरल इम्पल्सेस, तो संकेतों को तंत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना। संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें संदेश देने वाला सेंडर, संदेश, मैसेज, कूटलेखन, इनकोडिंग तथा प्रतिपुष्टि, फीडबैक जैसे अनिवार्य तत्व हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कूटलेखन के द्वारा संदेश को वाचक वर्बल और अवाचक नॉन वर्बल रूप में तंत्रिकी आवेगों में बदलकर संदेश को भेजा जाता है। बाकी के ऑप्शन थे जो गलत है। ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना। ब्लॉक कम्युनिकेशन पाथवे, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना। बिल्ड अप मोरल, मनोबल निर्माण करना, तीनों गलत है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। तो ये है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्जेशन, वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो बाकी के ऑप्शन है जो गलत हैं। इफेक्टिव डायलॉग, प्रभावी बातचीत, एंड इंटरफेस विद मैसेज, संदेश ग्रहण में बाधा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू मैसेज, संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक प्रतिक्रियाएं, ये तीनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या था। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्जेशन। संप्रेषण की प्रक्रिया की पूर्णता में संदर्भ की महत्वपूर्ण स्थान होता है। संदर्भ का, संदर्भ से तात्पर्य भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण से, कि हम संदर्भ देते हैं ना किसी चीज़ का, कि भौतिक वातावरण का, मनोवैज्ञानिक चीज़ों का, सांस्कृतिक चीज़ों का, ऐतिहासिक चीज़ों का, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ देते हैं, बताते हैं कि उस समय ऐसा होता था, अब भी ऐसा होना चाहिए, ये संदर्भ देना होता है। यदि इनमें से कोई भी तत्व जो किसी न किसी प्रकार संदर्भ से संबंधित है संप्रेषण हेतु नकारात्मक व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अतः संदर्भ से संबंधित तत्व सकारात्मक दृष्टि से उपयुक्त होना आवश्यक है।
अगला है पेल्ज इफेक्ट रिफर्स टू। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद एडिक्वेट अपवर्ड इन्फ्लुएंस। उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को संदर्भित करता है या संबंधित है उसी से। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता से संबंधित है। सर्वप्रथम डोनाल्ड पेल्ज द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थिता के अधीन कर्मचारियों या अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत दिया, जो कि स्पष्ट संचार के संदर्भ में पेल्ज प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जो गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है सुपरवाइजर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद लैटरल इन्फ्लुएंस। समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। सबऑर्डिनेट्स डिमांड ऑफ सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद लैटरल इन्फ्लुएंस। कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता की मांग को। सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद लो अपवर्ड इन्फ्लुएंस। न्यून ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। ये तीनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Assertion A, regulative rules of communication tell us what we should and should not do। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए रेगुलेटिव रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा रीज़न आर है, इन कम्युनिकेशन इट इज़ एसेंशियल टू स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन। ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि स्ट्रक्चर करें चीज़ों को और कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करें। तो संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो दोनों ही सही हैं यहाँ पर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला बढ़ते हैं। टू स्किल्स एसोसिएटेड विद बीइंग अ गुड लिसनर आर द एबिलिटी। अच्छे श्रोता बनने के लिए दो कौशल संबंधित हैं, वे क्या हैं? टू पे अटेंशन एंड टू प्रोवाइड फीडबैक। ध्यान देना और प्रतिपुष्टि करना। अच्छे श्रोता हेतु दो आवश्यक कौशल ध्यान देना और प्रतिपुष्टि करना, प्रदान करना, ये है। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। टू पे अटेंशन एंड टू मास्क योर डिसइंटरेस्ट व्हेन नेसेसरी। ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना, ये गलत है। टू पे अटेंशन एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट लीड्स इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन मैसेज। ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना, ये भी गलत है। टू लिसन मोर देन वन मैसेज एट अ टाइम एंड टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना तथा सकारात्मक समालोचना प्रदान करना, ये भी गलत है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू। अ टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीकी जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है पैराफ्रेज द स्पीकर्स वर्ड। वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। एक सक्रिय श्रोता द्वारा श्रवण क्षमता हेतु आवश्यक तकनीकें निम्न प्रकार से हैं। वक्ता के कहे गए शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, अवरोधों को कम करना, श्रवण हेतु स्वयं को तैयार करना, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना, किसी प्रकार के तत्व संबंधी निर्णय लेने से बचना। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। डिस्क्राइब द सिचुएशन, परिस्थिति का वर्णन करना, एक्सप्रेस एंग्जाइटी, चिंता व्यक्त करना, ऑफर अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफन व्हेन इन कन्वर्जेशन, प्राय वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, ये तीनों गलत है। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, अ टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीकी जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है पैराफ्रेज द स्पीकर्स वर्ड। वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। हूबहू कॉपी कैट नहीं बनना है आपको, अपने शब्दों में उसको व्यक्त करना है। अ मैसेज इज, संदेश होता है, अ कंस्पीकुअस सिग्नल विच इज़ अबव नॉइस लेवल। एक कंस्पीकुअस सिग्नल विच इज़ अबव नॉइस लेवल, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। संदेश में एक पूर्ण प्रक्रिया होती है जो विभिन्न क्रियाओं को समावेशित करती है। इसमें संदेश भेजने वाला, माध्यम, संदेश प्राप्त करने वाला और प्रतिपुष्टि मुख्य अवयव होते हैं। संदेश प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक है कि
इसे भेजे जाने वाले माध्यम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या कोलाहल नॉइस न हो, अन्यथा संदेश का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो संदेश होता है। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स, प्रभावी श्रवण समावेश करता है कन्फर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, अपने संदेश की समझ की प्रतिपुष्टि को। प्रभावी श्रवण एक दो-मुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषित और प्राप्त की गए शब्दों की प्रतिपुष्टि फीडबैक अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया किसी भी दशा में पूर्ण नहीं कही जा सकती। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है इफेक्टिव लिसनिंग में। पहला है बायस होना, पूर्वाग्रह होना। दूसरा है डिटेल्ड क्रिटिसिज्म, विस्तृत समालोचना करना या समालोचना होना। तीसरा है फिल्टरिंग आउट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, असहमति के बिंदुओं को छानने का। तो ये तीनों गलत है, इफेक्टिव लिसनिंग में ये नहीं होते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, कन्फर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, दैट मीन्स फीडबैक, अपने संदेश की समझ को प्रतिपुष्टि करना। अगला देख लेते हैं क्या है। सम कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनना है आपको। तो इसमें डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। व्याख्या सी है, पहले दूसरा आएगा मैसेज संदेश, फिर तीसरा आएगा नॉइस कोलाहल, फिर लास्ट में फीडबैक पुनर्निवेश। संप्रेषण प्रक्रिया में के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं: संदेश, माध्यम, कोलाहल, संदेश प्रापक, पुनर्निवेश, फीडबैक। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम घटनावार निम्न प्रकार होगा: संदेश, कोलाहल और पुनर्निवेश, दैट इज फीडबैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स अवर tacit understanding that allow people to interpret behavior and that specify appropriate ways to communicate with others? Which one of the following explains our tacit understandings that allow people to interpret behavior and that specify appropriate ways to communicate with others? निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है? तो इसमें आते हैं कम्युनिकेशन रूल, संप्रेषण के नियम। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है: कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, संप्रेषण परिप्रेक्ष्य, कम्युनिकेशन मॉडल, संप्रेषण मॉडल, कम्युनिकेशन पैटर्न, संप्रेषण प्रतिरूप। ये तीनों गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्निहित व्यवबोधों से संप्रेषण नियम संबंधित है। यह व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण से सुस्पष्ट नियमों का अनुगमन सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र, इज वर्थ कंसीडरिंग, विचारने योग्य है। बाकी ऑप्शन क्या हैं जो गलत है? इंक्रीज बैरियर्स इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में अवरोध को बढ़ाता है। स्टैंड इन द वे ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। इज़ नॉट वर्थ कंसीडरिंग, विचारने योग्य नहीं है। तीनों गलत हैं ये। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण एक वृहद प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं व्यवहारिक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीतिशास्त्र यानी एथिक्स इस प्रक्रिया के अंतर्गत विचारों और मूल्यों को समझने में सहायक होते हैं और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के वास्तविक लक्ष्यों को पूर्ण करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णयन क्षमता। यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच आइटम्स इन द लिस्ट 1 with those in list 2 and select the correct answer from the codes given below the list. सूची 1 के पदों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं? निगेटिव पर्सनल बिहेवियर लिस्ट 1 में है, नकारात्मक निजी व्यवहार। लिस्ट 2 में क्या है? रीज़न है, उसके कारण है। अब इसको हम देख लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। गले के पीछे एक हाथ रखना किसको प्रदर्शित करता है? असहमति को प्रदर्शित करता है। वन हैंड ऑन द बैक ऑफ नेक, ये किसको प्रदर्शित करेगा? डिसएग्रीमेंट को प्रदर्शित करेगा। फिर आंखें सिकोड़ना, आंखें सिकोड़ना मतलब नैरोइंग आइज़, ये किसको प्रदर्शित करता है? अस्वीकृति को प्रदर्शित करता है, डिसअप्रूवल को प्रदर्शित करता है। फिर तीसरा है स्ट्रोकिंग नोज़, नाक सहलाना,
ये किसको प्रदर्शित करेगा? अतिशयोक्ति को प्रदर्शित करेगा, एग्जैगरेशन को प्रदर्शित करेगा। फिर चौथा है ग्लासेस रिमूवल एंड पुटिंग देम डाउन, चश्मा उतार करके नीचे रख देना। तो ये बताएगा कि आप बात को नहीं सुन रहे हैं, नो लॉन्गर लिसनिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अवर टेंडेंसी टू इवेल्युएट अवर ओपिनियंस एंड एबिलिटीज़ बेस्ड ऑन कंपैरिजंस with other people and our preference for making comparisons with others similar to ourselves is known as. Our tendency to evaluate our opinions and abilities based on comparisons with other people and our preference for making comparisons with others similar to ourselves is known as. दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है सोशल कंपैरिजन थ्योरी से, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। बाकी ऑप्शन क्या हैं जो गलत है? सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी, सामाजिक संवर्गीकरण सिद्धांत के रूप में, सोशल डिसीजन थ्योरी, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। सही आंसर है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। सामाजिक तुलना सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के अंदर स्वयं के मूल्यांकन हेतु स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी राय और अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से इन विशेषताओं की तुलना करने के आधार पर करते हैं और यह एक प्रकार से स्वमूल्यांकन को परिभाषित करता है। यह सिद्धांत लियोन फेस टिग्नर द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द सिचुएशन इन दिस एरिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी टेंस एंड आउट ऑफ कंट्रोल। कथन क्या कह रहा है? इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। पीपल आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन इन देयर होम्स ओनली। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। तो जैसे अभी 355 धारा लग चुकी है, आर्टिकल 355 लागू हो गया है मणिपुर में, तो मैती ट्राइब्स और नॉन ट्राइबल्स मैती ट्राइब्स और ट्राइबल्स पीपल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है। एजम्पशंस का पूर्वानुमान है, देयर हैड बीन सम सीरियस इंसिडेंट्स, कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं। पीपल विल नॉट गो टू ऑफिस, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। नॉर्मेल्सी विल बी रिस्टोर्ड शॉर्टली, जल्द ही सामान्य स्थिति हो जाएगी। तो इसमें ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, केवल 1 और 2 अंतर्निहित हैं, तीसरे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। व्याख्या देख लेते हैं। इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। इससे तात्पर्य है कि संभव रूप से कुछ गंभीर घटनाएं होती हैं। दूसरी ओर व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। इसके विपरीत यह पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं है कि जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। हो सकता है कि स्थिति सामान्य होने में अधिक समय लगे। इस प्रकार पूर्वानुमान के अंतर्गत दिए गए तथ्य प्रथम और द्वितीय ही केवल सही है। अगला क्वेश्चन है, इन डिसीजन मेकिंग जजिंग अ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड रैंडम लुकिंग अपीयरेंस इज नोन एज। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, प्रतिनिधिक स्वतः शोध। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, उपलब्धता स्वतः शोध, एंकरिंग ह्यूरिस्टिक, आश्रयण स्वतः शोध, एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, समायोजन स्वतः शोध। हमारा सही है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, सही आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। निर्णय प्रबंधन का हृदय है, किंतु एक उपयुक्त निर्णय प्रक्रिया हेतु सूचना, समय और ऊर्जा के सीमित संसाधनों के क्रम में निर्णय की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में प्रक्रियागत त्रुटियां होने की संभावना रहती है। निर्णय लेने के किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में किया जाना प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहा जाता है। यह किसी घटना के संभाव्यताओं का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किए जाने पर ध्यान केंद्रित करता है या केंद्रित होता है। Which one of the following explains setting up of a weak argument
and attribute it to someone else so that you can knock it down. निम्नलिखित में से कौन एक कमज़ोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? द स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, पुतला का तर्क। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। अपील टू अथॉरिटी आर्ग्यूमेंट, विशेषज्ञ तर्क को अपील। अपील टू फेम आर्ग्यूमेंट, ख्याति तर्क को अपील। अपील टू फोर्स आर्ग्यूमेंट, जोरदार तर्क की अपील। पुतला का तर्क एक कमज़ोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है। इसे स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि कारणात्मक तर्क दोष का एक प्रकार है। अगला है अ मैनेजर्स स्टेप इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है और उसका सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन देख लेते हैं सारे। पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर्स, प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना। तीसरा है डेवलप पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स, संभावित विकल्पों का विकास करना। चौथा है इस्टेब्लिश अ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। निर्णय लेने की प्रक्रिया के सामान्य रूप से निम्न चरण होते हैं। पहला चरण है समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है प्रतिबंधक तत्वों की पहचान करना। तीसरा है समाधान हेतु संभावित विकल्प का विकास करना। चौथा है एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो आप ऊपर फिर से देख सकते हैं क्या किससे मिलान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्वांटिटेटिव टेक्निक for decision making that shows a complete picture of potential alternative decision paths is called। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है कहलाती है अ डिसीजन ट्री, एक निर्णय क्रम। बाकी के ऑप्शन है जो गलत हैं। द डेल्फी टेक्निक, डेल्फी तकनीकी। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्कीय झंझायन। पे बैक एनालिसिस, भुगतान विश्लेषण। आंसर देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं आंसर की अ डिसीजन ट्री की। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है उसे एक निर्णय क्रम कहा जाता है। यह संभावित निर्णय की समग्र व्याख्या करता है। यह तकनीकी छोटे निर्णयों के विश्लेषण हेतु अत्यधिक उपयोगी है। अगला है क्वेश्चन हमारा, ऑल एक्सेप्ट वन of the following are important strategies that a manager can use to create a more effective decision making environment, which one is not, कौन सी नहीं है, हमें गलत बताना है इसमें। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन नहीं है। तो इसमें रिलाइंग सोलोली अपॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, ये नहीं है। बाकी कौन कौन सी होंगी, तो इनकरेज अदर्स टू मेक डिसीजन, दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये होगा। बी रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, ये भी होना चाहिए। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना, ये भी होना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं। मैनेजर अथवा प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने में उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली, दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। इस प्रकार पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर निर्भर रहना मैनेजर या प्रबंधक की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना में शामिल नहीं है। अगला है अ ग्रुप इफर्ट of generating alternative ideas that can help a manager solve a problem is called। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्कीय झंझायन। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। द डेल्फी टेक्निकी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ढर्रे से अलग चिंतन, द नॉर्मल ग्रुप टेक्निक, नामिक समूह तकनीकी, ये तीनों गलत है। आंसर देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। मस्तिष्कीय झंझायन एक ऐसा उपयुक्त सामूहिक प्रयास होता है
जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विचारों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की तलाश कर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास अपेक्षित होता है। हमारा अगला टॉपिक है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। क्या है? तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। हमारा क्वेश्चन है इसमें, कॉन्सेप्शन ऑफ द एक्ट्स, आउटकम्स एंड कंटिंजेंसीज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर चॉइस इज नोन एज। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है डिसीजन फ्रेम, निर्णय ढांचे या निर्णय खांचे के रूप में। डिसीजन फ्रेम, निर्णय खांचे के रूप में। बाकी ऑप्शन क्या है जो गलत है? डिसीजन बेस रेट, निर्णय आधार दर के रूप में, डिसीजन एक्सेस, निर्णय धुरी के रूप में, डिसीजन रूल, निर्णय नियम के रूप में। ये तीनों गलत हैं। डिसीजन फ्रेम निर्णय खांचे के रूप में सही है। निर्णय खांचे का संबंध क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा से है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर्स इन डिसीजन मेकिंग अकर्स बिकॉज वी यूज डिसीजन मेकिंग ह्यूरिस्टिक्स। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग इन एन अनप्लान्ड मैनर, अनियोजित ढंग से करते हैं, हैफहज़ार्डली, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं। तो एरर क्यों होती है डिसीजन मेकिंग में? इन्हीं दो कारणों की वजह से होती हैं। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।